हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ओके, चलिए यहाँ पे हम सारी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। हमारी टीम में आपको मैथ धीरज सर कराते हैं, जैसा कि आपको मालूम है ना। मैथ आपकी सुबह की क्लास हो गई होगी, मैथ एंड रीजनिंग की। जीके आपके लिए मैं लाया हूँ आज ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर जो है ये 2 है आपके लिए। ओके, लेक्चर नंबर 2 है। और आज जो है मैं आपको पूरी क्वालिटी देता हूँ कि हाँ, साउंड की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज कल की जो साउंड की दिक्कत थी वो मुझे भी नहीं पता था कैसे हो गई थी। ओके, और प्लस जो आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे तो उसके हिसाब से पूरा इसमें सेटिंग फिर से रीस्टार्ट करा है, मतलब पूरा रीसेट करके फिर से सेटिंग करा है। ओके, तो आई होप कि आपको ऑडियो क्वालिटी इस बार ढंग की मिले, ठीक है। क्योंकि ऑडियो क्वालिटी के बिना तो जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ख़राब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बस यही दिक्कत हो जाती है। तो आपका लेक्चर 2 है और आपके 2 लेक्चर और बचे हैं ज्योग्राफी के, है ना। 2 लेक्चर और बचे हैं आपकी ज्योग्राफी के, उसके बाद आपकी पूरी ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहले तो आपका रिविज़न एक्सरसाइज ही करा दो, ठीक है। रिविज़न से ही पहला आपका क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? सबको मालूम है, राजस्थान में। जो केवलादेव नेशनल पार्क है कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका पहले क्या नाम था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पुराना नाम था, ठीक है। सबको याद है, कल ही मैंने पढ़ाया था, वैसा ना हो कोई कि भूल गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। केवलादेव राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में एज अ हेली नेशनल पार्क ये इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में स्टेबलाइज हुआ था इंडिया में। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन में ना 2 तरह की चीज़ें आती हैं, या तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम पूछते हैं या हेली नेशनल का नया नाम पूछते हैं, या फिर पूछते हैं पहला नेशनल पार्क कौन सा था और कब स्टेबलाइज किया गया था। ये सब है, ठीक है। तो और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सिर्फ हिंदी में। देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, दोनों मीडियम के हैं, यहाँ तक कि कई कई अलग अलग लैंग्वेजेस के भी हैं। तो इंग्लिश क्या है नॉर्मली सबको आती है, हिंदी क्या है नॉर्मली सबको आती है। तो मैं सरल भाषा में, एकदम सरल जो आसान भाषा होती है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या कोई और होगा तो उसे पता होगा स्थापित का मतलब क्या होता है, हाँ, लेकिन मैंने अगर ये कर दिया कि हाँ ये ढूंढा गया था, खोजा गया था, बनाया गया था, तो ये तो समझ में आएगा ना। स्थापित तो उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो प्योर हिंदी से हैं, और स्टेबलाइज उनको समझ में आएगा जो प्योर इंग्लिश से हैं। तो 2 तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे, मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ और नेशनल पार्क हैं। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में है। बलफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे? मेघालय में। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में। ये क्वेश्चन जो है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जो पिछले साल का 15 जुलाई का शिफ्ट का हुआ था, वाई ग्रुप का पेपर और एक्स ग्रुप का पेपर दोनों का, उसमें ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछा गया था जीके में, ठीक है। और बेटला नेशनल पार्क झारखंड में। तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपका 1 महीने में इतनी तैयारी करा देंगे कि आप मैथ से लेके जीके तक एकदम इंग्लिश एक्स ग्रुप का तो जो है वो है, वाई ग्रुप का इंग्लिश रीजनिंग साइंस सब करा देंगे, ठीक है। इंग्लिश के भी टीचर आ गए हैं, अब आपकी इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में खासी पहाड़ियाँ स्थित है ना। गारो खासी के बारे में मैंने आपको कल बताया था। गारो खासी जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय में। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, मेघालय में। और बाकी इसके बारे में और कुछ जानते हैं। गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स दोनों की दोनों जो है इकट्ठे ही फॉर्म हुई थी मालवा प्लेट्यू में, ठीक है। ये आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, ये इंग्लिश में ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मालवा पठार जो है, मालवा प्लेट्यू जो है, वहाँ पे समान उम्र में हुआ था, यानी नॉर्मल एज था, सेम एज था। कोई ये नहीं था कि पहले गारो खासी आया था फिर जैंतिया हिल्स आया था, ठीक है। गारो खासी और जैंतिया हिल्स ये मेघालय में है और ये ट्राइब के ऊपर है। जो जनजाति होती है ना, आपकी जनजातियाँ होती हैं, उनके ऊपर है ये, ठीक है। देखा यहाँ पे लिखा भी हुआ आ गया, नेम्ड आफ्टर ट्राइब फाउंड पर्टिकुलरली इन दैट रीजन। जहाँ पे वो ढूंढी गई थी बिल्कुल वहाँ पे। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट में कहते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। देखिए ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन शायद आएगा, प्लस ये एसएससी का पार्ट हो गया आपका।
तो ये स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट प्लस पेरिस ऑफ द वेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जयपुर की पिंक सिटी को बोला जाता है पेरिस, ठीक है, ऑफ द वेस्ट। अब स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी मेघालय को कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी में आते हैं, लेकिन यही सही रहेगा कि आप एज अ लेक्चर इसे बिल्कुल डिटेल फॉर्म में पढ़िए कि एक भी डिटेल ना छूटे। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे फट से आप आंसर लगाएं, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो चाहे एयरफोर्स का हो। ये स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे, तो चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो, ठीक है, आप दोनों में लगा सकते हैं। यहाँ की इंडियन नेवी का भी, ये इंडियन नेवी के लिए भी है जीके, ठीक है, इंडियन नेवी एमआर के लिए। और प्लस आपका बाकी एसएससी की तैयारी तो एसएससी वाले चैनल पे हो रही है, तो आप वहाँ पे भी क्लासेस ले सकते हैं। घासी हिल्स के बारे में क्या है, ये शिलोंग में, शिलोंग के बारे में सब जानते हैं। मेघालय शिलोंग, ये शिलोंग पे प्लेट्यू में है, पटार में है, मेघालय स्टेट के अंदर ही, ठीक है। मेघालय जो राज्य है उसका ही शिलोंग है, वहीं पे शिलोंग जो है ये है। अब जो खासी हिल्स है ये गारो खासी जयंतिया रेंज इसका पार्ट है, और ये किसको कनेक्ट करता है, किसको मिलाता है, पूर्वांचल, जो पूर्वांचल आपका पूर्वांचल रेंज, देखिए हिंदी में भी रेंज ही है ना, पूर्वांचल रेंज। एक मिनट, सॉरी, थोड़ी देर के लिए पेन अटक गया था, तो ये सब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। और प्लस गारो खासी जयंतिया रेंज जो है ये पूर्वांचल रेंज को लार्जर, जो सबसे बड़ी पटकई रेंज है ईस्ट में, एकदम ईस्ट की तरफ, फर्दर ईस्ट का मतलब होता है एकदम ईस्ट की तरफ। यानी देखिए जैसे ये भारत का मैप हो गया, ईस्ट साइड का मैप हो गया ये, तो एकदम ईस्ट की तरफ है। हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी लुम शिलोंग है, जो 1968 मीटर ऊंची है ना, लुम शिलोंग है, 1968 मीटर चौड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब झूम खेती जो है, झूम कल्टीवेशन किस भाग में की जाती है? देखिए इसका आंसर आपको मालूम है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो अगर हम इधर की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपका उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झूम और स्लैश एंड बर्निंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करी जाती है हर पार्ट, दुनिया के हर जगह में होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होती है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे होती है, हर जगह पे, जैसे मान लो हर जगह पे होती है, दुनिया के हर जगह पे, कई जगह पे होती है, हर जगह पे कह रहा हूँ, कई जगह पे होती है। जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे ये होता ही होता है, जहाँ पे ऐसी पहाड़ों वाला इलाका होता है। यहाँ ये किस चीज़ को, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो वनस्पतियाँ को काटना और उस पर फसल उगाने से पहले वनों की कटाई एक विधि के रूप में भूमि को जलाना शामिल है। यानी उगाने से पहले उसे काट देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। कुछ वर्षों के लिए भूमि का उपयोग करने के बाद वे इसे अपनी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए बंजर छोड़ देते हैं और वे खेती के लिए भूमि के एक नए हिस्से में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनकी जो ज़मीन होती है ना, देखिए अगर आप किसी एक ज़मीन पर बार बार कोई चीज़, अनाज के केस में होता है, उगाएंगे तो सारा जो मिट्टी में, सॉइल में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपके नाइट्रोजन होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तो इन्हें ये छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक कहीं नई ज़मीन पे उगाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं मिट्टियों के अंदर मुश्किल से मिलती हैं, इन्हें ज़्यादातर फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ता है। फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से क्या होता है ना, जो फसल होती है वो थोड़ी सी हमारे सेहत के लिए भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अब बाकी जो झूम है केवल एक विशेष क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्से में प्रचलित है। जबकि भारत में जो उत्तर पूर्व है यानी नॉर्थ ईस्ट है, उसमें जनसंख्या से खेती का एक तरीका मानती है। ये उनकी खेती की संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा ऐसे हो जाता है कि देखिए अब कई सालों से, जैसे मान लीजिए 100 साल, ठीक है, 100 साल में कितनी जनरेशन यानी कितनी पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, 100 साल में कितनी पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, यानी 1 सेंचुरी है ना, 100 साल मतलब होता है 1 शताब्दी होता है, शताब्दी। तो अब आप खुद सोचिए कि कितनी जो है लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे एक जनरेशन के। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। खाली
शताब्दी में बता रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे उनको दिखता है तो पता चलता है, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट भारत है यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी इंडिया, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल, इन सभी इलाकों में भी इसे प्रैक्टिस करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंचार झील है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12 जुलाई की शिफ्ट में आया था, 12 जुलाई की शिफ्ट में आया था, पिछले साल के 12 जुलाई की शिफ्ट में आया था। आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जीके कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप जीके पे टाइम लगाते हैं तो आप खुद एक मतलब क्या कह सकते हैं इसे आप मान लीजिए कि आप वो स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि जीके जो है ना, एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया या फिर नेवी हो गया है, क्या हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया या फिर एमआर हो गया यानी नेवी हो गया, इनमें जीके अगर आप इनमें भी जीके के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो नहीं, आप इस वीडियो को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पढ़ो मत, देखिए समझिए, बस उसी में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उससे पढ़ लीजिए पेपर के 2-3 दिन पहले, ओके। तो जब को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये किस जगह पे अंचार लेक कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अंचार लेक जो है जम्मू कश्मीर में। ये जो लेक है, ये जो झील है, ये हाईली डिट्रॉइटेड है। डिट्रॉइटेड क्या होता है? प्रदूषण, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और इसके आसपास अवैध निर्माण के कारण ये झील बेहद खराब स्थिति में है, ठीक है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये प्रसिद्ध डल झील के साथ, यानी जो डल झील है, डल लेक, आमिर खान नाला, उसके साथ ये मिलती है, इसलिए ये खराब है। और ये कहाँ पे है? सौरा एरिया में है, श्रीनगर सिटी में। श्रीनगर सिटी में 1990 में जब नाला मार था, इसे कवर कर दिया गया था मेयर प्लेन हाईवे से, जो डाल झील का पश्चिमी इलाका था, ये वाला, जैसे मान लीजिए ये वेस्ट वाला हो गया, यानी पश्चिमी इलाका था। यहाँ पे 6-6 फुट की पाइप बिछाई गई थी, नए रोड बनाए गए थे कि जो दाल लेक है उसे ड्रेन करा जा सके अंचल लेक सिस्टम में, ताकि वो ज़्यादा भर ना जाए, वेस्ट ना इकट्ठा हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। अब जो डाल लेक है और वोलर लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, अंजी कम्युनिटी की है, जहाँ पे मतलब एक तरह से आप मान लीजिए लोकल्स हैं वो वहाँ के, है ना। एरिया कॉल्ड, यहाँ पे एरिया है उसका, उसे बोला जाता है अंजार अमंग दी लोकल्स, यानी लोकल लोग हैं वहाँ के, जैसे और भी लोगों के जगह पे लोकल लोग रहते हैं, ऐसे ही। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप, तो ये कहाँ किया गया था? तारापुर, ठीक है। फर्स्ट पूछे तो तारापुर। और ये क्वेश्चन भी वाई ग्रुप में आया है, वाई ग्रुप प्लस एक्स ग्रुप दोनों में आया है। वाई ग्रुप का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो वाई ग्रुप के थे और उन्होंने बार बार ये मैसेज करा था। और हालांकि जो और कॉमन चीज़ें देखी थी हमने एक्स और वाई ग्रुप में, तो आपका जो कॉमन चीज़ें थी, जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर सेम थे, बिल्कुल सेम, जिसे कहते हैं ना सेम। मान लीजिए जो भरतपुर मैंने आपको पढ़ाया था, केवलादेव जो राजस्थान में था, अगर वो एक्स ग्रुप में आया सुबह की शिफ्ट में, तो वाई ग्रुप की शिफ्ट में दोपहर को आया था। 15 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, 15 जुलाई की, मेरे सामने की बात है ये। आपका कर्नाटका के जितने भी नेशनल पार्क है, अगर वो एक्स ग्रुप में आए तो वो वाई ग्रुप में भी आए हैं, ठीक। आपका जैसे जैसे पेपर शुरू हो जाएगा तो जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे करा दूंगा, ओके। जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो बच्चे याद करके रखेंगे और धीरे धीरे आपका हर एक शिफ्ट का लोगों का कराते जाएंगे, ठीक है। अब तारापुर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में ये सबसे पहली बात, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कमर्शियल था, यानी बिजनेस के लिए था, व्यवसाय के लिए था, ना कि प्राइवेट यूज़ के लिए था। अब ये किसके द्वारा कौन इसे चलाता था, ऑपरेट कौन करता था? तो ये राज्य करता था, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक क्या चीज़ पता चल गई? फुल फॉर्म, जो कि ऐसे एग्जाम्स में आती है। अब यहाँ पे जो 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर थे, BWR यूनिट्स, उनके लिए बनाया था। यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प से, जो कंस्ट्रक्शन की हेल्प थी उससे मिला था, ये हमने बनाया था उनकी मदद से। जो कॉन्ट्रैक्ट था भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के बीच में, वो 8 मई 1964 को साइन हुआ था। 8 मई 1964 को साइन हुआ था। फ्रांस, चाइना, रशिया,
इन्होंने यूरेनियम फूल हमें सप्लाई करा था तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन यानी मैप्स कलपक्कम में है। इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, अगर देखिए दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो ये, पहला क्या, पहला तो आपको आएगा कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या आएगा, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप लगाएंगे तारापुर। कहाँ पे है? तारापुर, महाराष्ट्र। ओके, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडिजीनियसली पावर प्लांट, तो वो आप लगाएंगे इंडिया। ठीक है, वो भी कहाँ पे? आपका कलपक्कम में। ठीक है, कहाँ पे? कलपक्कम में, कलपक्कम। हालांकि तारापुर भी इंडिया में है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में, क्योंकि महाराष्ट्र भी इंडिया में है, सही बात है, लेकिन ये भारत का है, ये बिल्कुल भारत का, ये भारत ने खुद से बनाया था और ये यूएस की मदद से बनाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं, यकीन मानोगे नहीं आप, मेरे सामने की बात है ये। ठीक है, एकदम मतलब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया, तो कह रहे थे नहीं ये तो ये होगा। मैंने कहा ये कैसे होगा, वो तो यूएस की मदद से बनाया था और ये इंडिया का खुद का है। तो उस जगह में दिक्कत हो जाती है। इसके लिए पूरा आपके लिए ये मैं लेके आया हूँ, पूरा का पूरा ये मतलब पेपर के मोटिव से ही लेके आया हूँ। ओके, पेपर का जो मोटिव है आपका, बिल्कुल पेपर का मोटिव याद रखिएगा, पेपर का मोटिव है और पूरा पेपर के हिसाब से है। तो एक भी डिटेल मिस मत करिएगा, ढंग से पढ़िएगा। जितनी भी लंबी वीडियो हो बस आपको एक ही बार पढ़नी है, बाकी सब क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो ककरा पर है एटॉमिक पावर स्टेशन, ये आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कहाँ पे? सूरत और तापी नदी के पास, गुजरात राज्य में। कायगा कहाँ पे है? जनरेटिंग स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन है। कहाँ पे? कायगा, कर्नाटका में। ठीक है, अब इसी की सेम चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, तो आप पीडीएफ से, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरा काम था आपको समझाना। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी एकदम आसान भाषा में समझा दिया। अब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका काम है पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है? कल ही पढ़ाया था। अब अगर आप पश्चिम, वेस्ट की तरफ बोला है, वेस्ट की तरफ कहाँ आ जाते हैं? गुजरात आ जाते हैं। गुजरात में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उनमें से एक है नर्मदा, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या है? सबसे लंबी जो है ये नदी है, नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। अब पेनिनसुलर रिवर्स, यानी पेनिनसुलर रिवर्स क्या होता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये वो नदियां हैं जो भारत के प्रायद्वीप पठारों पे यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज पे, वहाँ से और छोटी पहाड़ियों से, यानी स्मॉल, जितने भी छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ भारत के आपके पीछे हो गया, भारत से निकलती हैं। ये नदियाँ मौसमी या गैर बारहमासी हैं, क्योंकि इन्हें केवल बारिश से ही पानी मिलता है, सिर्फ बारिश से मिलता है। अगर बारिश का पानी होता है तो ये बहती हैं। ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी जो है ना, इस इलाके में थोड़ा सा, जो ये इलाका है ना, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीप पठारों का, ये थोड़ा सा मोस्टली ये मान लीजिए कि बारिश से रिलेटेड होता है। इस तरह ये पूरे साल जल प्रवाह को बनाए नहीं रख सकती हैं। ठीक है, बारिश के ऊपर होता है, बारिश वहाँ पे कम होती है, बारिश कम, बारिश एकदम मौसम जैसा बारिश हो, जैसे अगर मानसून का मौसम है तो बारिश हुई नहीं, तो बाकी पूरे साल रखे। इसलिए जल प्रभाव जो है, वाटर फ्लो जो है अपना बना नहीं पाती हैं पूरे साल के लिए। वहाँ पे कुछ और भी फेमस नदियाँ हैं, जैसे कि कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। गुजरात की नदियाँ हैं, वेस्ट तरफ की, याद रखिएगा। ठीक है, और इनमें से जो ईस्ट फ्लोइंग है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके निकल जाती हैं। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और सहायक नदियाँ भी इनमें से जो हैं वो बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र तो अकेली जाती है, जो कि असम से जाती है, और कुछ और भी हैं। तो तापी, लोनी, माही, नर्मदा आपको बारे में पता ही है। ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ का बता रहा हूँ मैं, ये हिंदी में है, याद रखिएगा। अब जो नदियाँ हैं इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा। नर्मदा 1310 किलोमीटर लंबाई है इनकी, ये चीज़ याद रखिएगा। लूनी 511, माही 583, यानी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है,
फोर्थ ये है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में, इसकी जो मेन लोकेशन है वो मध्य प्रदेश से, वहाँ से बहते हुए आती है ये आपका गुजरात में, ठीक है। नर्मदा जो है रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नदी से नाम से जाना था ये, मेरे ख्याल से 13 जुलाई की शिफ्ट में आया था, और जो एक्स की शिफ्ट में आया था प्लस वही वाई की शिफ्ट में भी आया था, और एक्स वाई शिफ्ट में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही है। एक्स का कुछ 12:45 पे ख़त्म हुआ था, तो 1 बजे कुछ वाई ग्रुप का शुरू हुआ था, ऐसे था जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, 1 बजे शुरू हुआ था, 1:45 पे इनका भी ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने देखा था ढंग से, जहाँ तक पूरा याद है मुझे। बाकी जो ये नदी है, ये जो माइकाला रेंज है अमरकंटक के पास, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है। ये एक पश्चिमी नदी है, पश्चिम की तरफ से फ्लो होती है, बहती है, और ये रिफ्ट वैली जो विंध्यान है और जो सतपुरा रेंजेस है ना, ये वहाँ से रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये 2 पहाड़ हैं और इनके बीच में से जो नदी है चीरती हुई जा रही है ना। जो नदी है वो आपकी, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, थोड़े से पहाड़ मेरे जो है गदर बन गए हैं, और ये आपका ब्लू कलर देव, और ये नदी बह रही है, जो चीरते हुए जाते हैं इनको कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। अब इससे अच्छा क्या समझा सकता हूँ मैं, है ना, बाकी आपके ऊपर है। और ये जो रिवर है, ये जो नदियाँ हैं कहाँ से बहती हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब से बहती हुई जाती हैं। सहायक नदी नर्मदा नदी की कौन सी है? कहा था ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। कोलर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, हिरन नदी, ये है, नाम याद रखिएगा। और जो मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इन नदियों के, महेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा गांधी सागर डैम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में किस कंटेनर बंदरगाह का दूसरा नाम नवाहा शेवा है? नवाहा शेवा किसका है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। अब जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये JNPT के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। और एक किसके नाम से जाना जाता है? नवाहा शेवा। कब स्थापित कब हुआ था ये? बना कब था? नींव कब जोड़ी गई थी? 1989 में, 1989 में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। कहाँ पे है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। एक मुंबई, एक नवी मुंबई, मुंबई कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है, यानी जो तट है, वहाँ पे आता है ये। अभी जो पोर्ट है, टर्मिनल है किसका? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। ये जो पोर्ट है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और जो नॉर्दर्न इंडिया होता है ना, नॉर्थर्न इंडिया, ये पूरा यहाँ से जो है शिप ऐसे होके आती है, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैफिक ही रहता है हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है नाम इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या दिया गया? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। देशांतर भूमध्य रेखा के साथ प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी क्या होता है? आपका एंगुलर डिस्टेंस। जो कोई कोण बनाए, कोई एंगल बनाए, कोई कोण बनाए, कोई एंगल बनाए, ठीक है, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस है प्राइम मेरिडियन का। अब जो प्राइम मेरिडियन है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल फ्रॉम पोल टू पोल, इसका मतलब क्या है? ध्रुव से ध्रुव तक अर्धवृत्त है। पोल से पोल टू पोल से लेके अर्धवृत्त है, यानी आधा है, जिसे अन्य सभी मेरिडियन पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक फैले हैं। 180 डिग्री तक जो है उनका फैलाव है। 180 डिग्री मेरिडियन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब जो आइडियल है, पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है, हम मनुष्य ने बनाई है, पहले भारत पे नहीं थी, ना कभी आपको दिखेगी, सिर्फ जो मैप इंसानों ने बनाया उसी पे दिखेगी, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जाती है, यानी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती है, ठीक है, साउथ पोल तक जाती है।
और अगले से एक कैलेंडर दिन का जो सीमांकन करती है। ओके, ये लगभग 180 डिग्री जो है देशांतर का अनुसरण करते हुए प्रशांत महासागर के मध्य पे होकर गुजरती है। और जो अलेउतियन द्वीप फिजी समूह और गिलबर्ट द्वीप समूह में विचलन करता है, डेविटेट्स करता है। कहाँ पे? इन आइलैंड्स के नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसको 180 डिग्री दिया गया है इसलिए क्योंकि हमारी जो धरती है वो गोल है, एक बॉल के आकार की है। हालांकि कुछ बुद्धिमान लोग इसे चपटी कहते हैं, उनके झांसों में मत आइएगा, वो ज़्यादा पढ़ चुके हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर। कुछ चीज़ें थी जो मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने उनकी फ़ोटो खींच के इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये कोई टाइप नहीं है, ये फ़ोटो है। अब जो चीज़ मुझे पढ़ानी ज़रूरी लगी क्योंकि इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, है ना, ये सब पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एस का मतलब है इसे कहते हैं साउथ। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। और एन का मतलब है नॉर्थ। एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं यानी मकर रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है लेकिन नॉर्थ की तरफ उसे कहते हैं कर्क रेखा। आर्कटिक सर्कल ये है और ये है अंटार्कटिक सर्कल, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, एक मिनट, हिंदी में भी लिख दूँ, है ना। एस का मतलब क्या है? दक्षिण। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं दक्षिण। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है तो दिक्कत होती है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर, ठीक है, उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीशैलम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई की शिफ्ट में, इन चारों शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, इन सारी शिफ्ट में आया था। सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है। जिससे पूछो कि हाँ भाई आपके पेपर में क्या आया था, सब बता रहे थे कि ये आया था, ये आया था, ये आया था, ठीक है। सबके मुंह से, नॉर्मल जितने भी थे XY ग्रुप के, सबके मुंह से ये चीज़ कॉमन थी। तो जो श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये आपका किस नदी पे है? किस नदी पे है? तो ये है कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे क्यों है? कृष्णा नदी पे क्यों है? अब इसका आपको आगे पता चलेगा। श्रीशैलम डैम जो है आंध्र प्रदेश, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से निकलता है। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चली कि यहाँ से कृष्णा नदी भी बहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चली, मुझे पता है आधों से ज़्यादा ने ध्यान नहीं दिया होगा। कृष्णा नदी जो है यहाँ से बहती है। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट 12वीं लार्जेस्ट कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी जो पानी से हम बिजली बनाते हैं उसकी। 512 मीटर लंबी है, 145 मीटर ऊंची है। ये डैम है, बनाया गया है इन अ डीप जॉर्ज। जॉर्ज क्या होता है? आपका जो गहरी खाई, ठीक है, जॉर्ज को खाई भी कहते हैं। लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये 6 इंटू में 150 मेगावाट का पावर जनरेट करता है। और जो राइट बैंक जो है 7 इंटू में 110 मेगावाट ऑफ पावर कर सकता है। 15 छिके 90, 900 मेगावाट भी मान सकते हैं। और ये 710 मेगावाट, ये 7 इंटू में 110 लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे 7 हैं, ठीक है। ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है, कोई कोई देखो ऐसे पढ़ा देता है कि हाँ भाई 770 है और ये 900 है। अरे बताओ तो सही कितने हैं? वहाँ पे 6 स्टेशन है जो 150 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे 7 स्टेशन है जो 110 मेगावाट की एनर्जी जनरेटर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, इसे ऐसे समझोगे तो याद रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे कभी भूल नहीं पाओगे। श्रीशैलम डैम जो है आपका 215 TMC फीट पे है, ठीक है। ग्रॉस स्टोरेज है इसकी, इतना ये पानी एक तरह से मान लीजिए इकट्ठा होता है इसमें। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इंडिया का। तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इंडिया का, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोयना, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1920 मेगावाट्स की है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि आपका शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। मेरी जवान थोड़ी सी लड़खड़ा गई है, ठीक है।
टहरी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन है। टहरी हाइड्रो पावर प्लांट जो है सबसे लंबा है, हाई नहीं है, टॉलेस्ट है, लंबा है, ऊंचा नहीं है, ठीक है। लंबाई ऊंचाई हालांकि एक बराबर होती है, लेकिन वो जब होती है जब वो 3D में होता है। कंट्री है टेहरी डैम जो है ना, टेहरी डैम, टहरी, सॉरी यहाँ पे टहरी क्यों लिख दिया, इज आल्सो टॉलेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। सॉरी एक्चुअली ये टहरी ही है, क्योंकि एक टहरी पावर प्लांट भी है, उसके बारे में मैं भूल गया था थोड़ा सा, अब ये भी याद आया जब मैंने इसको पढ़ा। एक नाथपा जगरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो भी अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का। चलिए, ये कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, नदी है, ये उसके राज्य हैं, पढ़ लेते हैं। भाखरा नंगल कहाँ पे, सतलुज नदी पे बना, हिमाचल प्रदेश पे। कभी भूलोगे नहीं, ये चार्ट याद कर लोगे तो, और इन्हीं में से क्वेश्चन आते भी हैं सबसे ज़्यादा। टहरी कहाँ पे है, भगीरथी में, उत्तराखंड। हीराकुड कहाँ पे, महानदी में, उड़ीसा, ठीक है। नागा अर्जुन सागर, अभी उड़ीसा का मैंने और 2 पीछे पढ़ाया था, याद रखिएगा। कृष्णा, नागार्जुन सागर कहाँ पे, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, गुजरात। कोयना कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बली मेला कहाँ पे, सिलेरू, उड़ीसा में। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो ये है महेंद्रगिरी में। अब यहाँ पे बच्चे लगाते हैं बहुत ज़्यादा गलती, अनाई मुड़ी लगा के आ जाते हैं और सारा काम खराब कर देते हैं। महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का, यानी जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं वहाँ का सबसे ऊंचा है, 1501 मीटर्स का है। गजपति उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे, गजपति उड़ीसा में। महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का, ये तो हमने पढ़ लिया। कहाँ पे है, परलख के मुंडी, गजपति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गजपति जिला, परलेख मुंडी, पूरा एड्रेस है इसका, याद कर लीजिएगा। इट इज सिचुएटेड अमंग द ईस्टर्न घाट्स एट एन एलिवेशन ऑफ 1501 मीटर्स। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं ले आया आपके लिए, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, जब इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के पेपर्स में, तो आप फिर रोओगे नहीं। जो लोग पढ़ रहे हैं वो रोएंगे नहीं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पछताएंगे पक्का, फिर कहेंगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं। कितनी हाइट है, 1690 मीटर्स की है। जिनगढ़ा जो है हाईएस्ट माउंटेन है ईस्टर्न घाट्स का, कहाँ पे, अराकू में। डिस्ट्रिक्ट, जिला कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं, यानी पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। भारत के पूर्वी तट के साथ पहाड़ों की एक असंत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समांतर चलती है। वही प्रदीपीय भारत की 4 मुख्य नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी द्वारा नष्ट और कट जाती है। ओके, और भी कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जहाँ पे शिवराय पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, पालकोंडा रेंज, नलामाला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सब शामिल हैं। पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ें। चलिए, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स हो गया। टाइगर रिजर्व ईस्ट में कौन कौन सी, ईस्ट में कौन कौन सी टाइगर रिजर्व है। सिमलीपल, ये क्वेश्चन आया है, उड़ीसा में है। सुनबेड़ा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। सतकोसिया उड़ीसा में। अमराबाद तेलंगाना में। श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, इस पर डैम भी है और आपका टाइगर रिजर्व है, और दोनों ही आंध्र प्रदेश में, तो कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी पेपर में। अनाईमुड़ी के बारे में जानते हैं, ये भी एक पहाड़ है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में, ठीक है। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का साउथ इंडिया के लिए। एलिवेशन कितना है इसका, 2695 मीटर। कंचन एलिवेशन आपका होता है ये कि यहाँ से मैं खड़े होकर देख रहा हूँ तो ये 2695 मीटर्स का आया है, ठीक है। कंचनजुंगा इज द 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितना, 8586 मीटर, 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का है ये। खासी हिल्स जो है लो माउंटेन फॉर्मेशन है शिलोंग प्लेट्यू में, मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया का। खासी हिल्स गारो खासी जयंतिया रेंज, जो कि मैंने अभी पीछे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, आज के लिए आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप करते हैं अच्छा लगता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कमेंट हो तो बताइएगा। अगर आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना हो तो आप वो भी बताइएगा। हाँ, कुछ कमेंट्स आए थे कि कोस्ट गार्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा बिल्कुल है। क्यों है, डिफेंस का एग्ज़ाम है, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस का एग्ज़ाम है,
ये पूरा चैनल डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए है, तो आपको लिए ज़्यादा सही रहेगा। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसे कल मिल गया था शाम को 7 बजे, ठीक है। और अब कोशिश करते हैं कि आपके लिए उस पर भी क्वेश्चन लाए कुछ, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू टाइप करवाएंगे, ठीक है। आपका एक जल्दी से ख़त्म करा देते हैं। टोटल 2 हफ्ते का पार्ट होगा ये। 2 हफ्ते से एक दिन 2 दिन ज़्यादा खिंच जाएगा तो खिंच जाएगा किसी कारणवश। उसके बाद आपका एमसीक्यू स्टार्ट करा देंगे। टोटल आपको करा दूंगा 100 एमसीक्यू, उतना बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम जो है क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप आराम से रेस्ट करिए, इसे रिवीजन करिए, पीडीएफ आएगी उसे पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके। चलिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और पेपर को फोड़ के आना, ठीक है, ऐसा करके आना कि पता चल जाए कि हाँ हम अग्निवीर हैं।